हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ और हरियाणा में एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो स्कूल बस होती है उनकी हर महीने इंस्पेक्शन होगी। हुँ, हुँ। मैंने कंप्लेंट दी एसडीएम साहब को, हुँ, हुँ। जो कमेटी के चेयरमैन हैं। हुँ, हुँ। तो मेरी जो शिकायत थी, उस शिकायत को एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को फॉरवर्ड कर दिया हाँ जी, हाँ जी। और तहसीलदार साहब ने फॉरवर्ड कर दिया कानूनगो को। हाँ, हाँ। कानूनगो जी अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, 2.5 महीने हो चुके हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जानकारी माँगी, अ, हुँ, हुँ। मतलब प्रतिलिपि माँगी, भई जो आपने बस की जाँच की है उसकी प्रतिलिपि दी जाए। हुँ, हुँ। वहाँ से मेरे को रिप्लाई दिया गया कि अभी तक कोई भी जाँच नहीं की गई है, जैसे जाँच पूरी होगी आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। हाँ, यस, ठीक है। तो मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? क्या अधिकारी इतनी लापरवाही कर सकते हैं? 2.5 महीने जो शिकायत करते हैं तो नहीं, उसपे ऐसा जाँच होता है, ना आप करें। उसमें रिमाइंडर दे सकते हैं। ऐसा होता है कि पहले तो आप उनको चूँकि 2.5 महीना ही हुआ है, तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो आप रिमाइंडर दे सकते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, है ना? जी। फिर आपको लगता है कि तहसीलदार जो है वो कानून गो पे एक्शन नहीं ले रहा है, तो 3 महीने बाद फिर जो है आप उस पे भी ये कर सकते हैं कि भई तहसीलदार जो है इन्होंने आपके पिछले पत्र का आप हवाला देते हुए लिख सकते हैं कि रेफरेंस देते हुए कि उसमें इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसमें फिर वो उनको रिमाइंडर भेजेगा और उनको फिर उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना? तो जहाँ पर मतलब आप 90 दिन और जाने हुँ। दीजिए और तब तक नहीं होता है फिर आप रिमाइंडर हुँ, करके हुँ। अनुस्मारक देके आप उसमें कार्रवाई के बारे जी में सर, पूछ मेरा सकते हैं, एक है ना? दूसरा क्वेश्चन ये था, अ, इवन बिना आरटीआई के पूछे तब भी हो जाएगा। बिना आरटीआई के भी उनको देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार क्या होता है ऑफिसर ने ऑर्डर कर दिया। अब बहुत सारे ऑर्डर वो डेली करते रहते हैं, उनको भी कई बार पता नहीं रहता कि क्या-क्या हुआ है, जवाब आया, नहीं आया। तो फिर वो चेक करते हैं कि भई अमुक व्यक्ति ने अभी तक रिप्लाई दिया नहीं, है ना? तो फिर उसमें वो कार्रवाई करते हैं। जी सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे फ़ोन आते हैं कई बार, या कोई क्लाइंट ही आ जाता है, भई मैंने आरटीआई लगानी है और मेरा नाम कहीं ना आए, इस तरीके से लगाओ या आप अपने नाम से लगाओ। हुँ, हुँ। और अगर हम आरटीआई फ़िल कर देते हैं और कुछ दिन के बाद जिसने आरटीआई लगवाई थी वो मुकर जाए, हुँ, हुँ। किसी दबाव में आकर के कि मैंने तो नहीं लगवाई, हुँ, हुँ। क्या उसमें हम कोई अपना बचाव कर सकते हैं? जैसे वकील तो अपना वकालतनामा ले लेते हैं। नहीं, ऐसा होता है देखो दूसरे के नाम से आरटीआई लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति इंडियन सिटीज़न है और आरटीआई ऐसे व्यक्ति से करवानी चाहिए जो या तो अपील में जो उपस्थित हो सके और आवश्यकता पड़ने पर जो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील तक उसको फ़ॉलो अप कर सके, है ना? चाहे वो जी, आरटीआई करता ही क्यों ना हो। जी, तो जी। उसमें ये देखना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है देखो आमने-सामने तो हर एक को आना ही पड़ता है बाद में। जी। हेलो। जय हिंद जी, मैं पवन एमपी बालाघाट से कुछ अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो शुक्राचार अधिनियम के तहत ही मैंने महसूस किया और उसी तहत ही मैं इस आरटीए के लाइन पर आया। सबसे पहली बात कि ये मैं बताना चाहूँगा कि 1997 में फादर के ज़रिए से मैंने एमपी बालाघाट में एक लैंड खरीदवाया, जो 30 बाई 60 का एक प्लॉट था। जब मैंने लैंड लिए थे तब वो 2 तरफ़ा रोड थी। दक्षिण की ओर भी रोड थी और पूरब की ओर भी रोड थी। उस तहत क्या है स्टाम्प ड्यूटी भी ज़्यादा पटानी पड़ी। अब वो 2005 में नगर पालिका से नक्शा पास करवाकर बाकायदा विधि पूर्वक मकान बनाया गया और जिस तरफ रोड है उस तरफ दरवाजे और खिड़की रखे गए। पीछे भी प्लाट वाले उस रोड का उपयोग करते थे। तो सुखाचार अधिनियम के अधीन वो रोड बाकायदा प्लाट के रहवासियों के लिए उपयोग में थे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मध्य प्रदेश भू अभिलेख एमपी एलआरसी में जब भी प्लॉटिंग होती है, तो रोड सबसे पहले दर्ज करते हुए उस प्लॉटिंग में से रोड का एरिया काट लेना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती है। मैंने बाकायदा हुँ, हुँ। आरटीए के तहत राजस्व विभाग में जानकारी माँगी, सूचना के तहत कि जो प्लॉटिंग की गई है खसरा नंबर 319 और 321 में प्लॉटिंग के तहत हुँ, कितने यानी एरिया रोड के तहत दर्ज हुई है, उसका नक्शा मैंने माँगा। तो उनका ये कहना था हुँ, कि हमारी मतलब गोपनीयता भंग होती है। फिर मैंने दोबारा हुँ, हुँ। आरटीए लगाया कि खसरा नंबर 319 जो मेरा स्वयं का था, उसके बाजू में रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी भी यह जो रोड इस पे दर्ज है, वो रोड राजस्व प्रलेख में दर्ज है या नहीं?
तो उस तहत वो क्वेश्चन मार्क हो रहा था, तो मुझे मतलब मना किए। तब मैंने उनसे 12 नंबर कॉलम होता है खसरा में, उस पे रोड, कुआं, सार्वजनिक स्थान उल्लेखित रहता है। तो 12 नंबर मैंने कॉलम के तहत जानकारी मांगी, तो उस जानकारी के तहत मुझे जानकारी दिया गया कि 12 नंबर कॉलम में ऐसा कुछ भी चीज दर्ज नहीं है। तो आरटीए के तहत बहुत सारी चीजें हम सुखाचार अधिनियम के तहत भी जानकारी मांग सकते हैं। ये मेरा एक अनुभव रहा। दूसरी चीज की, मैं उस सुखाचार अधिनियम के तहत जिस ओर मेरे नाली निकली हुई है, खिड़की दरवाजे हैं, वो 2005 से मैं मकान बनाकर रह रहा हूँ, नगर पालिका का टैक्स पे कर रहा हूँ, हमारे पीछे वाले प्लाट वाले भी पे कर रहे हैं। उसके बाद भी खसरा को चेंज कर 15 बाई 115 फीट लंबे रास्ते को 16 बाई 60 और 16 बाई 55 का प्लाट बनाकर विक्रय भी कर दिया गया। 321 बटे का जो में से मतलब होता है कि कोई एक बटांकन है, उसमें से बहुत सारे टुकड़े किए गए। जैसा मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एक रोटी होती है, रोटी के अगर हमने 4 भाग किए तो उस रोटी को पहले संबोधित करते हैं, उसके बाद फिर वो 4 भागों में बटा वो संबोधित करते हैं। यहाँ पे पटवारियों के जरिए से 321 बटे क में से को सीधे ह बना दिया गया। तो इसे भी मैंने जानकारी आरटीए के तहत रजिस्ट्री और खसरे को निकाला कि किस प्रकार से तहसील में आदेश पारित हुए और उस आदेश पारित के तहत हा बना, तो उस पे भी आरटीए मुझे बहुत अच्छा मतलब फायदा पहुंचाया। दूसरी चीज की, जो लैंड होता है, लैंड के तहत उसको कृषि जमीन से अन्य प्रयोजन के लिए हस्तांतरण करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायवर्सन। तो उस पे भी सुखाचार के तहत रोड का उल्लेख आता ही है। हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल तो सुखाचार का ही मामला है। वो भी हम आरटीए के तहत जानकारी हमने निकाला। तो उस तहत हमें मतलब आरटीए में कुछ चीजें बिंदु ऐसे भी पता चली कि सुखाचार अधिनियम के तहत हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत ये अच्छा अपना एग्जाम्पल अनुभव भी बताया, शेयर कर रहा था। क्योंकि सुखाचार अधिनियम की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और आपने इसके प्रयोग के जो एग्जाम्पल बताया, तो मुझे लगता है इससे बाकी श्रोतागण भी लाभान्वित होंगे और सुखाचार अधिनियम जहाँ जहाँ पे हो रहा है तो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होंगे और इसको आरटीआई के साथ लिंक करके जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर वो आरटीआई का इस्तेमाल करके भी जानकारी हासिल करके अपने सुखाचार अधिनियम का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, पूछिए। सर आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, श्योर आ रही है। सर मैं अजय शर्मा बोल रहा हूँ, कोरबा छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को एविडेंस एक्ट से साक्ष्य अधिनियम से जुड़ा थोड़ा सवाल पूछना था, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं सर? पूछिए, इसका मतलब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस तो हेलो। नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़े बहुत प्रावधान पता है। नहीं सर, ग्रुप में कोई और भी हो या जिनकी भी जानकारी हो तो मेरे को थोड़ी हाँ, एविडेंस एक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी। इसमें एक तो सर इस पे जो इस शुल्क का स्थान है, मतलब शुल्क कितने रुपए का जो फीस देना है एविडेंस एक्ट के थ्रू, वो कितना है? कोई 10 रुपए बोलता है, कोई 50 रुपए बोलता है, और ये बाई पोस्टल ऑर्डर देना है, चालान देना है, कैश देना है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या सर? भाई, इसमें ऐसा है कि विधिक प्रावधान तो कोई नहीं है, केवल केस लॉ है ना, कि इसमें एक जो कंज्यूमर फोरम का एक निर्णय है जिसमें ये 50 रुपए का लिखा गया है। जी। बाकी ऐसा नियमावली में इस तरह का कोई नियम मेरे अभी तक पढ़ने में नहीं आया। इनफैक्ट आरटीआई एक्ट जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया कि ये एविडेंस एक्ट तो 1872 से ही था, है ना, बहुत पुराना कानून है, लेकिन उसमें केवल एक प्रावधान है जी जी। उसके किस यस तरह सर, से यस सर। प्रयोग किया जाएगा या फिर उसको लागू करने के लिए स्पेशल मशीनरी, है ना, ये सब चीजें उसमें नहीं था, तो इसलिए ये आरटीआई एक्ट पास किया गया। तो जी। मेरे ख्याल से ऐसे प्रावधान वगैरह, जहां तक मेरा ख्याल है, कोई ऐसा रूल वगैरह कहीं पे मुझे अभी तक नहीं मिला। केवल एक केस लॉ मुझे मिला हुआ है ना, वो कुलदीप सिंह जी ने मुझे भेजा था, जी तो वो उसमें 50 रुपए लिखा हुआ है एक जगह पर। जी। तो बाकी ऐसा कोई मतलब लिखित उसमें कोई रूल या और सर कुछ रेगुलेशन जैसे आरटीआई, अभी तक नहीं मिला। जी सर, सर और जैसे आरटीआई पे 30 डे का जो टाइम पीरियड है, हाँ, तो इसमें एविडेंस एक्ट में कोई बोलता है 7 डेज, कोई 15 डेज, कुछ ऐसा है क्या सर? ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग तो बोलते हैं 1 घंटे में सूचना लो, आरटीआई का पाप हो रहा है, ऐसे भी सब वीडियोस मैंने जी देखे हैं, लेकिन ऐसा जी विधि प्रावधान मुझे नहीं मिला कहीं। जी जी ऐसा जी कहीं सर। पे समय सीमा वगैरह और ये भी चीजें नहीं है। इनफैक्ट ये सब चीजें नहीं थी, इसीलिए आरटीआई अधिनियम लाया गया कि ये जो है जी जी बहुत सारी चीजें जी जो है कि सूचना का, देखो, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट के पहले भी था, लेकिन है कि बहुत सारी चीजें नहीं थी। जी इसको इनफैक्ट लागू करने के लिए, एनफोर्समेंट के लिए मशीनरी भी नहीं थी। तो आप देखेंगे
कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जी, एक्ट जी। 2002 लाया गया था, उसमें आपने देखा होगा कि खास बात यानी उसमें सेक्शन 12 से 17 मतलब हम जिसको आयोग बोलते हैं, वो आयोग का एस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान ही नहीं था। जी, तो इसलिए 3 साल बाद वो मतलब लागू ही नहीं हो पाया क्योंकि जी। इसको लागू कौन करेगा, इसके लिए कोई मशीनरी नहीं थी। तो उसके बाद फिर ये राइट टू यस सर, इंफॉर्मेशन यस एक्ट सर। आया जिसमें ये सेक्शन 12 से 17 इंसर्ट किए गए और जब लागू करने के लिए जी, आयोग आ गए, तो सूचना आयोग के आने के बाद फिर ये मैकेनिज्म पूरा आ गया कि वो सूचना आयोग एक तरह के स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए कि जो आरटीआई अधिनियम को जी। लागू करेंगे, है ना? हाँ। जी, जी, जी। जी सर, सर इसमें मैं थैंक थोड़ा यू सा चर्चा करना सर, थैंक यू चाहूंगा। सर। हेलो सर, मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा। जो एविडेंस एक्ट 76 के तहत आपने जो चीज बोले, उस तहत ये अधिनियम में बहुत सारी चीजें खामियां थी जिस तहत यानी सूचना का अधिकार अधिनियम को लाया गया। सबसे पहली बात थी कि इस अधिनियम में हम क्या पूछ सकते हैं, क्या जानकारी ले सकते हैं। उसमें एक ही चीज लिखा हुआ था कि जो भी निर्णय हो चुका है केवल हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज कि हम इस पे उपभोक्ता अधिनियम फिर फॉलो हो जाता है। हमने किसी चीज की अगर शुल्क अगर दिए हैं या फिर शुल्क पटा चुके हैं, तो उस तहत वो उपभोक्ता अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए अग्रसर हो जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम में कई बार क्या होता है कि खुद बाबू लोग बदमाशी करते हैं और उस तहत वो जानबूझकर अपीली में और टाइम ड्यूरेशन को पास करते हैं। तो उस तहत इस अधिनियम के तहत अगर आपको जानकारी नहीं मिली है तो सीधे आप ऑनलाइन या फिर उपभोक्ता फोरम में कार्यवाही करें। तो कार्यवाही के तहत जो जानकारी नहीं दी गई है उस तहत उन पर प्लांटी यानी दंड लगाया जाता है। और दंड अगर किसी प्रकार से अगर किसी अधिकारी के ऊपर लगा गया है तो उसी तहत उस पर कार्रवाई होती है, जो सूचना के अधिनियम में 20(2) का उल्लेख करता है अनुशासनहीनता के तहत, और 20(1) जो 250 रुपया पर डे के हिसाब से। तो इस पे वैसा भी प्रावधान नहीं है कि इस पे पर डे के हिसाब से पैसे का निर्धारण। तो सूचना का अधिनियम इन्हीं सारी चीजों को बातों को रखकर आगे मतलब निर्माण किया गया था। ये मुझे मतलब कुछ पढ़ने में आया है। उस तहत मैं हाँ जी, वो उस बात तहत बिल्कुल मैं सही है आपके साथ क्योंकि में इसमें शेयर कर रहा यस, हूँ। यस। लेकिन इतना है कि साक्ष्य अधिनियम में जो चीज आपको आरटीए के तहत लंबा ड्यूरेशन लगता है वो चीजें कम हो जाती है। लेकिन धन्यवाद। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है साक्ष्य अधिनियम में, उसमें ये होता है कि पहली बात तो है कि राइट टू इंस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब विधिक अधिकार यदि है राइट रिकॉर्ड को, तो वो मान लो रिकॉर्ड वो उस अधिकार को ही सामने वाला चैलेंज कर देता कि आपको अधिकार नहीं है। दूसरी बात है फीस, वो उसने आपके पैसे लौटा दिए, नहीं चाहिए आपका पैसा, आप क्या कर लोगे? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी होता है 1930 का, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखिए देयर शुड बी बायर सेलर रिलेशनशिप, वो यदि है तब फिर कंज्यूमर एक्ट लागू होता है। फीस ले लिया और सूचना नहीं दी तब तो बात बनती है, लेकिन मान लो पैसे आप उसने लौटा दिए तब फिर आप क्या करोगे? और वो बोले आपका अधिकार नहीं है, तो फिर पहले आप अपना अधिकार साबित करना पड़ेगा और ये निर्णय कैसे होगा? ये प्रॉब्लम आती है ना? जी बिल्कुल, मैं जी, नहीं आरटीए में टाइम ड्यूरेशन बना हुआ है। यस, हो सकता उसमें है रेगुलेशन में टाइम बाउंड है, यस बिल्कुल। कि टाइम बाउंड का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। हाँ, टाइम का भी उल्लेख नहीं है, फीस का भी उल्लेख नहीं है, पेनल्टी और या क्या उसमें कार्रवाई होंगी वो भी नहीं है। इवन कंज्यूमर जो फर्म में कोई कैसे चला जाएगा ये भी मतलब उसका जुरिडिक्शन भी कोई चैलेंज कर सकता है कि दिस इज नॉट बायर सेलर रिलेशनशिप एंड दिस इज नॉट सेल ऑफ गुड्स। सूचना बेचते नहीं है, सूचना प्रोवाइड करना चाहता है ना? सूचना बेचने का प्रावधान नहीं है। मैं एक केस बताऊं। हाँ जी, अगर मत हो तो हाँ जी। मेरा इसमें एकदम क्लियर कट मानना है कि जो साक्ष्य अधिनियम है वो साक्ष्य अधिनियम सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य से संबंधित है, क्योंकि पहले के समय में जो जुडिशियल प्रोसीजर होते थे, जुडिशियल प्रोसीजर के लिए अगर आपको कोई लोक दस्तावेजों की जरूरत होती थी तो बिल्कुल। उस लोक दस्तावेजों को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट के समक्ष ये साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था थी। अगर हम साक्ष्य अधिनियम को मानते हैं तो सीधी सी बात है, जो लोग बोलते हैं कि उसमें क्या नहीं देना है, तो सीधी सी बात है जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में जो चीजें मना है वो सारी चीजें नहीं देनी है। दूसरी बात, जो इसका जो प्रोसीजर है फीस का, वो फीस का प्रोसीजर ये क्योंकि जुडिशरी प्रोसीजर का हिस्सा है, इसलिए इसमें फीस भी जो है जुडिशरी प्रोसेस है। जैसे आप कोर्ट के अंदर में आप सिविल कोर्ट में आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहां पे जो जुडिशरी फीस है कहीं पे 2 रुपए है, कहीं पे 5 रुपए है। आप अगर अर्जेंट की नीड के हिसाब से लगाते हैं तो किसी स्टेट में 5 रुपए है और किसी स्टेट में 10 रुपए। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ में लगाते हैं, छत्तीसगढ़ में अगर हम कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, रखते हैं, तो वहां पे 2 रुपए का आवेदन लगता है। अगर अर्जेंट पे रखना होता है तो 5 रुपए का लगता है। तो
आप जब भी साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर लगा रहे हैं तो आप चूंकि अगर नॉन जुडिशनली वो कर रहे हैं तो पहली बात तो ये प्रोसीजर में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि लोग प्रचलन में लेके चल रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था में आप 5 रुपए का एप्लीकेशन लगा लीजिए। दूसरी बात ये कि जो टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो किसी भी चीज का एक जो सिस्टम बना हुआ है कि भाई अगर कोई चीज का टाइम नहीं है तो आप 30 डेज मानकर चलते हैं और इसके बाद आपको नोटिस देनी पड़ेगी। जो नोटिस है वो भी जो है आपको जो एडवोकेसी एक्ट के अंदर में जो दिया जाता है एडवोकेट के द्वारा, वो नोटिस देना पड़ेगा और इसके मामले उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम में नहीं जाएंगे। ये सिविल कोर्ट का प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका वायलेशन हो रहा है। जैसा कि ठक्कर साहब ने बोला कि कंज्यूमर फोरम का मामला कब बनेगा, कंज्यूमर फोरम का मामला तब बनेगा जब उसने आपके एप्लीकेशन पर कोई आपको पत्र व्यवहार किया है। पत्र व्यवहार करके वो आपको अगर इतना भी बोल दे कि ये जानकारी नहीं दे सकते या जानकारी दिए हैं या ये जानकारी, मतलब वो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है या अनलॉफुल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उस पर, तब आपका जो है उस पर कहीं पे जाके कंज्यूमर फोरम में आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको अपनी लॉसेस या क्षति को बताना पड़ेगा कि आपको वो जानकारी नहीं देने के कारण लॉ के हिसाब से ये जानकारी देनी थी और वो जानकारी आपको नहीं मिली, इसलिए आपको इतना लॉस हुआ, उस लॉस का आपको कंपनसेशन चाहिए। आप ये नहीं है कि आपने वहां पे आवेदन लगा दिया है और उस आवेदन पर जो है आपको जानकारी 30 दिन में नहीं मिली है तो आप कंपनसेशन के राइट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको 30 दिन में जानकारी नहीं मिली है, उसके कारण से आपको कोई लॉस हो रहा है, तब आप उस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए भी अगर कोई कम्युनिकेशन वो करते हैं और उसमें आपको अनलॉफुल तरीके से रिजेक्ट करते हैं आपके एप्लीकेशन को, तब भी आपका राइट बनता है, क्योंकि आपने एक व्यवस्था के अंदर में उसको फीस पे की है, भले 2 रुपए की है। हाँ, और ये खास मेरा बात अपना ये है, ओपिनियन है। बिल्कुल बिल्कुल, और खास बात ये है कि जहाँ पर कोर्ट फीस वगैरह होती है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पेजेस। मान लो 100 पेज का भी जजमेंट है तो आपको उतनी फीस में मिल जाएगा, मतलब पर पेज 2 रुपीज का रूल भी वहाँ पे लागू नहीं होता है। कोर्ट ने जो किया है वो पर जजमेंट वाइज है कि कितने ऑर्डर है वो होता है, कितने पृष्ठ का ऑर्डर है दैट डजंट मैटर। ये भी एक खास बात है। मान लो सपोज कहीं पे 13 रुपया या 36 रुपया रेट है, तो उतना आप दे दो, जमा कर दो, तो कितने भी पेज का जजमेंट है तो आपको उतने रुपए में ही मिलेगा। उसमें पर पेज का नियम लागू नहीं होता है आरटीआई की तरह। ये भी एक बात है। हाँ जी, कोई मेश्राम जी का हैंड रेस था। हाँ जी, कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं। साक्ष्य अधिनियम जो 76 के प्रति मैं बीच में मतलब थोड़ा सा बोल रहा हूँ, एक और अपना वेबिनार रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ उसमें यस, जिस वो उस पे प्रकार सेपरेट ही से होना चाहिए इशू। यस हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उस पे जिस प्रकार से जुडिशियली सारी चीजें भी जुड़ी हुई है, और अधिकतर क्या है, आम एक नागरिक पूर्णतः जुडिशियली प्रोसेस को करने में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं अभी प्रश्न चिन्ह बनी हुई हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, दिन का पूरा समय जाना, और प्रोसेस में मतलब किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्या हमेशा हमेशा वकील को हमें हायर करना चाहिए, ये सारी चीजों की भी मतलब थोड़ा सा ज्ञान के अभाव में कई बार है कि न्यायालय जाने में कुछ यानी लोग यानी हिचकिचाते हैं। तो उस टाइप यानी साक्ष्य अधिनियम जो 76 है, उस पे एक अलग से एक सेमिनार होना चाहिए, तो उस तहत बहुत सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। अब हमें तो कई बार ऐसा है कि हर जगह पे सुनना मिलता है और कुछ वीडियोस भी देखने मिलते हैं कि आरटीए का मतलब बाप करके 76 हाँ यस, मैंने भी देखे वीडियो। भ्रमत जो जानकारी है उससे भी हम बचे। जब हम यानी आरटीए को बचाने के लिए और उसको संरक्षण के लिए हम सारा चीज कर रहे हैं, तो पूर्णतः जानकारी होना चाहिए, मेरा ये विचार है। हाँ बिल्कुल। इसमें कुलदीप सिंह जी ने कुछ केस लॉ मुझे भेजा है, तो इसमें जो है शिवानंद द्विवेदी जी से अनुरोध करेंगे कि जो है इस पर भी एक स्पेशल एपिसोड रखा जाए, ताकि इसके बारे में भी जो है प्रावधान सबको पता चले और इसके बारे में अलग से पूरा चर्चा की जा सकती है। सर कुछ क्वेश्चन है सर।
ठीक है बीरेन जी, बिल्कुल इसको किया जाएगा और हमें लगता है कि अब समय भी पूरा हो गया है, तो अभी सर एक कार्यक्रम को क्वेश्चन था सर थोड़ा सा। हाँ हरी जी क्वेश्चन चंद्र आपको जी का है कुछ। हाँ सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं क्या वो क्रिमिनल को जैसे कुछ दस्तावेज दे दिए अपन ने और कम से कम 6-7 उस पर सुनवाई हो चुकी है, तर्क हो चुके हैं, तो क्या अनुपस्थिति में वो खारिज कर सकते हैं या दस्तावेजों पर उनको उस दस्तावेजों के आधार पर उन्हें आदेश देना चाहिए या सीधे डायरेक्ट खारिज करने का उनको अधिकार है? नहीं, वो दोनों अधिकार है। उसमें ऐसा होता है कि एक होता है टेक्निकल ग्राउंड, दूसरा होता है गुण दोष के आधार पर, मतलब ऑन मेरिट्स, है ना। तो हाँ यदि टेक्निकल ग्राउंड पे वो खारिज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अदालत आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। मान लो कोई अनुपस्थित है, अनुपस्थिति का प्रार्थना पत्र भी नहीं है, तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में फिर आप रिकॉल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो अपना ऑर्डर वो वापस, मतलब उनसे माफी मांगनी पड़ती है कि अमुक तारीखों में नहीं आ पाया, और जो रिकॉल एप्लीकेशन होती है तो उसमें माफी मांगने से वो अपना वापस ले लेते हैं और फिर गुण दोष के आधार पर। अदरवाइज ये भी पावर होता है कि वो गुण दोष के आधार पर भी वो ऑन मेरिट्स भी करते हैं। अब यदि ऑन मेरिट्स किया है तो फिर आपके पास इसमें नॉइज बहुत आ रहा है, तो ऑन मेरिट यदि करते हैं तब आपके पास और कोई उपाय नहीं है, तब फिर आपको हायर कोर्ट में ही उसको चैलेंज करना पड़ेगा यदि गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया है तो, है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बीरेन जी, तो फिर कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए और हाँ जी।